Hello everyone, this is Arpit Jain here and I again welcome you on Civil Learners. So we were talking about the different kinds of economy in the last video and I also told about the macro economy and today we are gonna discuss मॉनेटरी पॉलिसी. हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आई हैव ट्रांसफर्ड माई टीचिंग जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे लगा कहीं ना कहीं कि हमेशा इंग्लिश में पढ़ाना कहीं ना कहीं कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा. तो मेरी कोशिश ये है कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोशिश करूँगा पढ़ाने की. मेरा थोड़ा टंग अटकता है हिंदी में, सो वो थोड़ा नज़रअंदाज कीजिएगा. सो टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, हम मॉनेटरी पॉलिसी की क्यों बात करते हैं? सबसे पहली बात ये, आज हमारे यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइसिस आई थी. हमारे यहाँ पे 2008 में क्राइसिस आई थी, 1928 में क्राइसिस की बात करी थी हमने. हम बात करते हैं कि हमारे मार्केट में महंगाई बहुत आ गई है. कभी कभी हम बात करते हैं मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है. कभी कभी हम बात करते हैं कि भैया डिमोनेटाइजेशन करना, 2008 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ. आज हमारा मोनेटाइजेशन भी किया हमने. क्यों किया? कोविड-19 के बाद हमने 20 लाख करोड़ आत्मनिर्भर भारत के तहत पैकेज लॉन्च किया था हमने, जो कि 20 लाख करोड़ का था. देन हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हमने 1.7 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च हुआ. तो वो और फिर बात आती है कि भैया पैसा कमी हो गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश दिया आरबीआई को कि भैया आप मोनेटाइजेशन करें. मोनेटाइजेशन मतलब द मनी को और ज़्यादा प्रिंट किया जाए. तो हम बात करते हैं जब मॉनेटरी पॉलिसी की, तो टोटली हम फोकस रखते हैं हमारे यहाँ पे बैंक पे. बैंक कैसे काम करते हैं हमारे यहाँ पे? हमारे जितने भी बैंक होते हैं सब कहीं ना कहीं, जैसे कुछ बैंक्स होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे जो आप बात करते हैं पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ठीक है. फिर हम बात करते हैं कुछ शेड्यूल बैंक है. शेड्यूल बैंक कुछ भी नहीं होते हैं, जो आरबीआई एक्ट जो है उसके अंतर्गत जो सेक्शन 7 है उसके अंतर्गत जो बैंक आते हैं वो शेड्यूल बैंक कहलाते हैं. फिर हम बात करते हैं कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसीज कंपनी. कभी कभी हम बात करते हैं कॉरपोरेट मार्केट की, कभी कुछ बात करते हैं कुछ कंपनीज की. तो बहुत कुछ चीज़ें होती हैं मार्केट में बैंक जैसा जो हमें लोन प्रोवाइड करवाते हैं और कहीं ना कहीं वो रेगुलेट करते हैं बाय आरबीआई या कुछ रेगुलेट, जैसे एनबीएफसी है. ये जो कंपनीज है ये सेबी भी रेगुलेट कर सकती है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. Okay, so talking about the monetary policy first, how the monetary policy works and how it is started, कैसे हुआ. हमारे जैसे जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था, when we got independence around the 1947 and we started about the planning commission of India from the 1950 and 51. So हमने प्लानिंग कमीशन के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे मार्केट को हमको रेगुलेट कैसे करना है. क्यों रेगुलेट करना है कि जब भारत कॉलोनाइज्ड हुआ था उससे पहले हमारी इकोनॉमी 26% थी वर्ल्ड की. इवन तो हम जब बात करते हैं ना औरंगजेब की, व्हेन वी टॉक अबाउट औरंगजेब, आई थिंक एवरीबॉडी हैज हर्ड हिज नेम. जब औरंगजेब का जो मॉनेटरी रिवेन्यू था, उसका टोटल रिवेन्यू पर ईयर का जो फाइनेंशियल मार्केट का वो था अराउंड 450 मिलियन, जो कि उस टाइम जब फ्रांस में लुइस 14 जब रूल करते थे उनकी इकोनॉमी से 10 गुना ज्यादा था. So why from here to here? ये जर्नी कैसे रहा हमारा, और हमें आज हम मॉनेटरी पॉलिसी में क्यों फोकस करते हैं? आज हम क्यों कहते हैं कि भैया हमारा $1 = 70 रुपीज़ है, या हम दिनार की बात करते हैं, या बहुत सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ, हम जैसे यूनियन की बात करते हैं. तो ऐसे बहुत सारी हमारी मॉनेटरीज हैं, हमारे बहुत सारी अलग अलग काइंड्स ऑफ इकोनॉमी हमारे यहाँ पे जिनकी हम बात करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? So talking about the monetization and demonetization, it totally regulates by the RBI or the Central Bank of India, which has defined the monetary policy in the different kinds of. So the first is MO, means M0, which is our base money. The base money of India, everything has a base about something, just to regulate and just to compare something. भैया हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा तो कितना बढ़ा है, हम मोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो कितना कर रहे हैं, हम डिमोनेटाइजेशन हुआ तो कितना हुआ, कितना प्रभाव पड़ा हमारी मार्केट इकोनॉमी पे. तो वो डिपेंड कहीं पे करता है हर बेस पे. बेस मनी ही हमारी, जैसे हम किसी घर बनाते हैं तो हम उसकी नींव अच्छी रखते हैं, वैसे ही हमारा अगर हमें मॉनेटरी पॉलिसी के मार्केट को अच्छा रखना है तो हमारा बेस मनी अच्छा होना चाहिए हमारे पास में. ओके, सो लाइकवाइज द बेस मनी बेस होता क्या है? हर चीज का अपना एक बेस प्रोपोर्शन होता है. जैसे हम बात करते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हम बात करते हैं डब्ल्यूपीआई,
होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी हमारे की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीपीआई का जो पहले बेस ईयर था वो 2001 था, अभी उसको 2016 कर दिया है हाल ही में। और डब्ल्यूपीआई का जो बेस मनी होता है, बेस ईयर होता है, वो होता है 2012। हम क्यों बेस रखते हैं? कहीं ना कहीं कंपेयर करने के लिए। हर चीज़ का अपना एक बेस होता है, वो काय के लिए? कंपेरिजन के लिए। ओके जो एमओ, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी जो एमओ आती है, जो ब्रॉड मनी कहलाती है, बेस मनी कहलाती है, नैरो मनी कहलाती है, या कुछ भी रिजर्व मनी कहलाती है, इसको हम सिंपल सी भाषा में हम बेस मनी कहते हैं, रिजर्व मनी कहते हैं। हम क्यों कहते हैं? जस्ट ये डिफाइन करने के लिए कि हमारे बैंक ऑपरेशन में कितना पैसा है। सो टॉकिंग अबाउट एमओ, M0, इट टॉक्स अबाउट द मनी इन सर्कुलेशन. It talks about money in circulation plus bankers deposit with RBI and maybe the other deposits with RBI. अब हम बात कर रहे हैं मनी इन सर्कुलेशन। हम एक एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। मनी इन सर्कुलेशन की बात हम क्यों करते हैं? हमारे यहाँ का जो इकोनॉमी या किसी भी कंट्री का इकोनॉमी कभी भी स्टेबल या एक जगह निर्धारित नहीं होता है, वो हमेशा सर्कुलेशन में चलता है। इट इज टोटली अ फंक्शनिंग ऑफ साइकिल बिटवीन बैंक, इंडस्ट्री, कंज्यूमर क्लास। बैंक इंडस्ट्री को लोन देते हैं, इंडस्ट्री प्रोडक्शन बनाते हैं, कंज्यूमर वापस उस पैसे को कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करते हैं। तो इट टोटली टॉक्स अबाउट सर्कुलेशन, द मनी इन सर्कुलेशन। अदर थिंग इज दैट द बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर भी कुछ अपना पैसा रखते हैं। जैसे आज आप कहीं पैसा रखते हैं, आप किसी बैंक में आप अपने सेविंग अकाउंट खुला रहे हो, करंट अकाउंट खुला रहे हो, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, तो क्यों खुलवाते हैं हम? हमें क्या श्योरिटी होती है कि हमारे पास जितना पैसा हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो सिक्योर्ड है? हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारा पैसा सिक्योर्ड है? तो क्यों, वो हम किस लिए कह सकते हैं कि हमारा पैसा सिक्योर्ड है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आरबीआई दो तरह की रेशियोज चलाता है। फर्स्ट होता है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो मीन्स आप जब कोई बैंक खोलते हैं तो आपको कुछ पैसा आरबीआई में डिपॉजिट रखना पड़ता है। अगर आप मान के चलो कि 1000 करोड़ की बैंक है आपकी, तो आप कम से कम उसका 30% उसमें डिपॉजिट करेंगे। डिपेंड करता है आरबीआई क्या परसेंटेज कैश रिजर्व रेशियो का रखता है, क्योंकि कैश रिजर्व रेशियो एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। क्यों बिना कैश रिजर्व रेशियो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कैश रिजर्व रेशियो हमारे यहाँ पे दो चीज को रेगुलेट करता है, वो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? हम बहुत बार बात करते हैं मार्केट में कि भैया महंगाई आ गई है। हम बात करते हैं बहुत बार कि मार्केट रेट किसी भी प्रोडक्ट का बहुत डाउन हो गया। ठीक है, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्फ्लेशन बात करता है महंगाई की, मतलब आप किसी चीज के लिए पहले 300 रुपए दे देते थे। लाइक आपने कॉफी बीन बास्केट खरीदा जो कि 300 रुपए में था, और वही कॉफी बीन बास्केट अब आपको 500 रुपए में पड़ता है। ठीक है, 300 रुपए की चीज के लिए आपने कितने दिए? 500 रुपए दिए। समझना बात को कि 500 रुपए मतलब ऐसा कि आपने लिक्विडिटी ज्यादा दिया, बट वैल्यू जो है वैल्यू कम है। मतलब वही 300 रुपए वाली चीज आपको कितने मिली? 500 में मिली, बट वैल्यू कहीं ना कहीं उसका 300 ही था। भले आपने उसको 500 रुपए दिए, बट उसका वैल्यू कितना है? 300 ही है। तो इन्फ्लेशन में हमेशा लिक्विडिटी रेशियो या हमारा जो एक्सपेंडिचर रेशियो होता है वो बढ़ जाता है, बट उसका जो वैल्यू होता है वो डाउन हो जाता है। उस 300 रुपए की चीज के लिए आपने 500 रुपए दिया, तो वैल्यू कितनी? 500 रुपीज इज इक्वल टू 300 रुपीज। ठीक है, सो इन्फ्लेशन टोटली टॉक्स अबाउट द वैल्यू रेट, कि भैया किसी चीज की वैल्यू कितनी है। हमेशा इन्फ्लेशन में वैल्यू रेट डाउन होता है, बट जब हम बात करते हैं डिफ्लेशन की,
तो वही 300 रुपए की चीज जब हमें 200 मिल जाती है तो हमारा जो वैल्यू रेट है वो बढ़ जाता है। मीन्स नाउ योर 200 रुपीज इज इक्वल टू 300 रुपीज एंड इट डिफाइंस द मॉनेटरी पावर ऑफ एनी इकोनॉमी। हम किसी भी चीज के लिए गवर्नमेंट को दोष देते हैं, गवर्नमेंट दोष नहीं होती है। हमारे यहाँ क्या फिनोमिना, कैसी कंडीशन चल रही है, हमारे यहाँ पे ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, वो भी हमें सोचने की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि इंडिया मेनली इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट आज जैसे हम बात कर रहे हैं, आज निर्भर भारत के तहत हमने पैकेज जारी किए है, आज हम एमएसएमई की बात करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की, सर्विस सेक्टर्स की बात करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आज हमारा कितना यूथ उस चीज के प्रोडक्शन में लगा हुआ है या हम कितना उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप काम नहीं करते हैं एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कि टू हैव अ हाई मॉनेटरी वैल्यू। व्हेन यू वुड हैव हाई मॉनेटरी वैल्यू, जब आपका एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छा होगा। एंड भारत में कुछ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट ऐसे होते हैं कि कोई भी लड़की को बाहर पढ़ने, आजकल गांव में अभी भी होता है कि उम्र से पहले शादी हो जाती है, ठीक है भैया, बाहर पढ़ने के लिए भेजा नहीं जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ केसेस इतने होते हैं, रेप क्राइसिस इतनी होती है हमारे यहाँ पे, आए दिन हम हर दिन देखते हैं कि किसी ना किसी लड़की का रेप हो रहा है। तो वो टोटली ये सारे फिनोमिना जब खत्म होंगे तब हमारा मॉनेटरी वैल्यू अच्छा होगा। जब हमारे स्टेबिलिटी आएगी मार्केट में, कब आएगी? जब हमारे जितने क्राइम है या हम किसी चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, किसी चीज को समझेंगे या हम उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी दिन, तो उस दिन हमारा मॉनेटरी वैल्यू बढ़ेगा, हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन पाएंगे। आज हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया का इकोनॉमी 2.5 ट्रिलियन है, हम इसे 5 ट्रिलियन बनाना चाहते हैं। कब बनेगा? जब हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट सीआरआर जब बैंक बढ़ाती है तो डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई जो होती है वो इन्फ्लेशन रेट, सीआरआर रेशियो बढ़ा देती है और सीआरआर रेशियो बढ़ा देती है। अब जो इन्फ्लेशन होता है वो हमेशा गलत नहीं होता है। इन्फ्लेशन रेट है, आज अब भारत का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.9% करीब है। अब अगर ये 1 to 3% रहता है, ये हमारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा इन्फ्लेशन है हमारे मार्केट में या अगर इस चीज के अंदर है तो कहीं ना कहीं पता है एम्प्लॉयमेंट रेट भी हमारा हाई रहता है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी है तो बच्चे कहीं ना कहीं उस चीज को रिस्पॉन्सिबल करने में, एम्प्लॉयमेंट लेने में ज्यादा इंगेज होते हैं कि भैया हाँ मार्केट का रेट अच्छा है, पैसा हमारी जो वेजेस है हमारी अच्छी होगी। तो डिपेंड करता है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, 1 to 3% है, अच्छा है। बट हम जब बात करते हैं डिफ्लेशन की, डिफ्लेशन भी बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, बट विद इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन। विद इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन जब डिफ्लेशन रेट हमारा वैल्यू रेट हाई है तो ऑब्वियस बात है हमारा जो मॉनेटरी इकोनॉमी जो वैल्यू है, हमारा मॉनेटरी इकोनॉमी या द कंट्री इकोनॉमी वैल्यू, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल एस्पेक्ट में अच्छा रहेगा। सो टॉकिंग अबाउट द M1 जो बात करता है कि मनी इन सर्कुलेशन विद द बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई। तो हमने अभी बात करी सीआरआर की कि सीआरआर चलता कैसे, कैश रिजर्व रेशियो। बट जब हम बात करते हैं एसएलआर की, विच इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो पैसा है, ये वो सिक्योरिटी है, वो बॉन्ड है जो बैंक अपने पास ही रखती है, मे बी इन कैश या गोल्ड, और कोई सा भी बॉन्ड भी हो सकता है। तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बैंक अपने पास रखती है। बट जब हम बात करते हैं सीआरआर की तो वो कोई बैंक आरबीआई के पास रखती है। वो हमारे पैसे की सिक्योरिटी को डिसाइड करते हैं, वो हमारी मार्केट इकोनॉमी को डिसाइड करता है कि मार्केट का इकोनॉमी जो वैल्यू है वो कितना अच्छा है। वो डिसाइड करता है कि मार्केट में प्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई कैसा। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस टू फिनोमिना CRR and SLR and talking about the base money which is M0, जिसमें हमने बात कर ली है मनी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट विथ आरबीआई, एंड तीसरी बात आती है अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई।
मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप CRR और SLR के तहत देखें, कुछ कुछ आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी रख सकते हैं, कुछ आपकी सिक्योरिटीज रख सकते हैं, कुछ बॉन्ड्स रख सकते हैं RBI के साथ, या गवर्नमेंट कुछ पैसा रखती है RBI के साथ, जो कि हमारी इकोनॉमी वैल्यू को डिसाइड करता है। क्योंकि जितना भी मोनेटाइजेशन डिमोनेटाइजेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसा RBI के साथ रखती है, और वो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट की इकोनॉमी की स्टेबिलिटी बना के रखता है। So it decides कि हमारा मॉनेटरी वैल्यू कैसा है, इकोनॉमिक वैल्यू कैसा है। ओके, सो इफ यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू अंडरस्टूड इट, बिकॉज आई थिंक इस चीज को मैंने बहुत इजी तरीके से समझा दिया आपको। एंड थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द M1, M2, M3, M4, द डिफरेंट मोर phenomena of monetary policy. So if you like our video, please do subscribe and keep learning. Thank you so much.